नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक ज़रूरी सूचना। आज की चर्चा की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज़रूर फॉलो कर लें। आज 6 जनवरी 2026 है और हम आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के पहले भाग पर गहराई से बात करेंगे। ये खास तौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तैयार किया गया है, तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आपको जाने पहचाने लगें जो आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज की चर्चा का दायरा काफी बड़ा है। हम स्वास्थ्य, रक्षा, पर्यावरण और सरकारी योजनाओं जैसे कई अहम विषयों पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी के सफर को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत स्वास्थ्य से जुड़ी एक चिंताजनक खबर से करते हैं। गांधीनगर में दूषित पीने के पानी की वजह से टाइफॉइड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एक गंभीर समस्या है और टाइफॉइड के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ये साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। अच्छा। और ये एक जानलेवा संक्रमण हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसका संक्रमण हमेशा इंसानों से इंसानों में ही होता है। मतलब कोई जानवर इसका वाहक नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षणों में लंबे समय तक तेज बुखार, थकान, सिर दर्द और पेट दर्द शामिल हैं। इसका इलाज तो एंटीबायोटिक दवाओं से संभव है, लेकिन एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। वो क्या? एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध। मतलब दवाएं बेअसर हो रही हैं और ये खासकर दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ये तो वाकई चिंता की बात है। स्वास्थ्य से जुड़ा एक और विषय है स्पाइना बिफिडा। खबर है कि कई देश फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के जरिए इसे रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, पर भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जी, स्पाइना बिफिडा रीढ़ की हड्डी से जुड़ा एक जन्मजात दोष है। ये तब होता है जब भ्रूण के विकास के दौरान रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से नहीं बन पाती। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हाँ, इसके 3 प्रकार हैं, जिसमें माइलोमेनिंगोसील सबसे गंभीर माना जाता है। इसका सटीक कारण तो पता नहीं है, लेकिन इसमें आनुवांशिक, पोषण और पर्यावरणीय मतलब कई सारे कारक शामिल हो सकते हैं। तो क्या इसे रोका जा सकता है? हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में अगर फोलिक एसिड का सेवन किया जाए तो इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। इसका कोई इलाज नहीं है, केवल लक्षणों को मैनेज ही किया जा सकता है। अच्छा, अब जीव विज्ञान की दुनिया से एक दिलचस्प खबर। एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि एक खास डीएनए सीक्वेंस जो ज्यादातर जीवों में प्रोटीन बनाना बंद करने का संकेत देता है, कुछ आर्किया में एक दुर्लभ अमीनो एसिड बनाने का काम करता है। ये आर्किया क्या है? आर्किया, जिसका ग्रीक में मतलब है प्राचीन चीजें, ये पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने रूपों में से हैं। ओह! ये एक कोशिकीय जीव हैं जिनमें नाभिक नहीं होता है और ये गर्म झरनों और बहुत ज्यादा खारी झीलों जैसे मतलब एक्सट्रीम वातावरण में भी पनपते हैं। क्या ये हमारे लिए किसी काम के हैं? बिल्कुल। ये मानव आंत में भी पाए जाते हैं और इनके कई उपयोग हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबल मॉलिक्यूल बनाना और पर्यावरण अनुकूल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में मदद करना। अच्छा, पर इन्हें प्रयोगशाला में विकसित करना बेहद मुश्किल काम है। समझ गया। अब एक और खबर जो विज्ञान से ही जुड़ी है। वैज्ञानिकों ने आर्कटिक में व्हेल के बीच एक खतरनाक वायरस का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इसका नाम है सिटेशियन मोर्बिली वायरस। हाँ, ये एक वायरल संक्रमण है जो सिटेशन यानी व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पोइज जैसे समुद्री स्तनधारियों को प्रभावित करता है। और ये फैलता कैसे है? यह श्वसन और सीधे संपर्क से फैलता है और जानवरों के रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इससे बड़ी संख्या में समुद्री जीवों की मौत हो सकती है। और इसका कोई इलाज? चिंता की बात यही है कि इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, केवल सहायक देखभाली की जा सकती है। ये तो बहुत दुखद है। चलिए अब खंड 2 यानी प्रौद्योगिकी और रक्षा की ओर बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में 10 नदी स्थलों की पहचान की है जहां हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन तकनीक का उपयोग करके 185 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। हाइड्रोकाइनेटिक तकनीक एक उभरती हुई जल विद्युत तकनीक है। ये बहते पानी की काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करती है। तो ये पारंपरिक बांधों से कैसे अलग है? पारंपरिक प्रोजेक्ट्स में बड़े बड़े बांध बनाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बड़े बांध या बैराज बनाने की जरूरत नहीं होती, जिससे नदी के इकोसिस्टम पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मतलब पर्यावरण के लिए बेहतर है। बिल्कुल, ये नवीकरणीय है,
पर्यावरण के अनुकूल है और इसका रखरखाव भी कम खर्चीला है। बहुत बढ़िया। अब रक्षा क्षेत्र से खबर, पाकिस्तान वायुसेना ने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। जी, तैमूर एक हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है। ये जमीन और समुद्र दोनों पर मौजूद लक्ष्यों को सटीकता से भेद सकती है। और इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है और इसकी खासियत है इसका स्टेल्थ डिजाइन और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता। मतलब ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती। सही कहा। इससे ये दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बच निकलती है। ओके, एक और रक्षा खबर। एक दुर्लभ अमेरिकी RQ-170 सेंटिनल स्टिल्थ निगरानी ड्रोन को हाल ही में प्यूर्टो में देखा गया। हाँ, RQ-170 सेंटिनल एक मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने अमेरिकी वायुसेना के लिए बनाया है। इसका मुख्य काम क्या है? इसका डिजाइन खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभियानों के लिए किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन है, जो इसे रडार से बचाता है। दिलचस्प। अब खगोल विज्ञान में एक रोमांचक विकास हुआ है। एक हालिया अध्ययन में माइक्रो लेंसिंग का उपयोग करके एक ऐसे ग्रह का वजन मापा गया जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं कर रहा है। ये माइक्रो लेंसिंग क्या है? ये आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित एक घटना है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई भारी वस्तु जैसे कोई ग्रह या ब्लैक होल एक दूर के तारे और हमारे बीच से गुजरती है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण उस तारे के प्रकाश को एक लेंस की तरह मोड़ देता है। अच्छा। जिससे वो तारा हमें अस्थायी रूप से ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। कमाल है। मतलब हम उन चीजों का भी पता लगा सकते हैं जो दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, जैसे कि ब्लैक होल या दूर के ग्रह। ये तकनीक पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजने में भी बहुत प्रभावी है। बहुत ही शानदार। चलिए अब पर्यावरण और भूगोल से जुड़ी खबरों पर आते हैं। एक अच्छी खबर यह है कि लद्दाख के 2 कूबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट 77वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल होंगे। जी, ये बहुत अच्छी खबर है। इनका वैज्ञानिक नाम कैमिलस बैक्ट्रियानस है। ये मध्य एशिया के शुष्क क्षेत्रों के मूल निवासी हैं और भारत में ये लद्दाख की नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं। इनके 2 कूबड़ की क्या खासियत है? इनके 2 कूबड़ में वसा यानी फैट जमा होता है, जिससे ये जरूरत पड़ने पर ऊर्जा और पानी में बदल सकते हैं। इनकी मोटी खाल इन्हें -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान से बचाती है। -40? और ये पानी कैसे पीते हैं? ये अपनी प्यास बुझाने के लिए बर्फ भी खा सकते हैं। अविश्वसनीय। पर चिंता की बात यह है कि IUCN की रेड लिस्ट में ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगली खबर उड़ीसा से। उड़ीसा सरकार चिल्का झील की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए एक नई कार्य योजना तैयार कर रही है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हाँ, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैगून भी। बिल्कुल। 1981 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड घोषित किया गया था। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ना? जी, ये प्रवासी पक्षियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा शीतकालीन ठिकाना है। यहाँ का नलबाना द्वीप एक पक्षी अभयारण्य है और ये इरावदी डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण इकोसिस्टम है ये। लेकिन अब एक चिंताजनक खबर। पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने लोहित नदी पर कलई 2 जल विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की है। ये इलाका सफेद पेट वाले बगुले का निवास स्थान है। जी, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। सफेद पेट वाला बगुला, जिसे इंपीरियल हेरॉन भी कहा जाता है, बगुले की एक बड़ी प्रजाति है। इसकी मौजूदगी नदियों के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पूर्वी हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। आवास का नुकसान और बढ़ता मानवीय हस्तक्षेप इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? IUCN रेड लिस्ट में ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी शामिल है। मतलब ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है विकास और संरक्षण के बीच। बिल्कुल। अगली खबर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सलाल बिजली परियोजना से गाद हटाने का निर्देश दिया है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित 690 मेगावाट की एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। ये काफी पुरानी परियोजना है ना? हाँ, इसका निर्माण 1970 में शुरू हुआ
और 1987 में ये चालू हुई। यह कश्मीर में सिंधु जल संधि के तहत भारत द्वारा बनाई गई पहली जल विद्युत परियोजना थी। अच्छा, अब आते हैं चौथे खंड पर, शासन और योजनाएं। डीएलआई यानी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भारत को स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाँ, ये मीटी मंत्रालय द्वारा सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत लागू की गई है। इसका उद्देश्य है आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू क्षमता को मजबूत करना। तो इसमें सरकार किस तरह मदद करती है? इसके तहत स्टार्टअप, एमएसएमईज और घरेलू कंपनियों को सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। इसकी नोडल एजेंसी सीडैक है। और ये प्रोत्साहन किस तरह का है? इसमें 2 तरह के इंसेंटिव हैं। एक तो प्रोडक्ट डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें 15 करोड़ रुपए तक की 50% प्रतिपूर्ति मिलती है, और दूसरा है डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, जो बिक्री पर 30 करोड़ तक 4 से 6% का प्रोत्साहन है। ये तो काफी बड़ी मदद है। अगली खबर, दिल्ली सरकार रेबीज को एक अधिसूचनीय बीमारी घोषित करने की तैयारी में है। अधिसूचनीय रोग यानी नोटिफाइबल डिजीज वो बीमारी होती है जिसकी सूचना कानूनन सरकारी अधिकारियों को देना अनिवार्य होता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे अधिकारियों को बीमारी की निगरानी करने और किसी संभावित प्रकोप की शुरुआती चेतावनी मिलने में मदद मिलती है। भारत में महामारी रोग अधिनियम 1897 इसके लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अच्छा, तो क्या केंद्र सरकार तय करती है कि कौन सी बीमारी अधिसूचनीय है? नहीं, ये राज्य सरकारें तय करती हैं। जैसे हैजा, टीबी और एड्स इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। अब एक अलग खबर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश में कॉन्सर्ट इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल यानी एलईडीसी की स्थापना की है। जी, इसका उद्देश्य भारत के लाइव मनोरंजन उद्योग को एक व्यवस्थित विकास प्रदान करना है। ये एक सिंगल विंडो सुविधा तंत्र के रूप में काम करेगा। और ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? भारत का संगठित लाइव इवेंट बाजार 2024 में 20,861 करोड़ रुपए का था, और ये 10 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। और अब टियर 2 और टियर 3 शहर भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। ये तो रोजगार के लिए अच्छी खबर है। अगली खबर है बैटरी पैक आधार सिस्टम के बारे में। केंद्र सरकार ने इसके लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाँ, ये एक स्वदेशी डिजिटल पहचान प्रणाली है। ये बैटरी को उसके पूरे जीवन चक्र में ट्रैक करने के लिए बनाई गई है। मतलब हर बैटरी का अपना आधार नंबर होगा? कुछ वैसा ही। हर ईवी बैटरी पैक और 2 किलोवाट से ऊपर की औद्योगिक बैटरी को एक 21 अक्षर का बैटरी पैक आधार नंबर या बीपैन दिया जाएगा। और इस नंबर से क्या-क्या जानकारी मिलेगी? इसमें बैटरी निर्माता की पहचान, उसके स्पेसिफिकेशंस जैसी स्थिर जानकारी होगी, साथ ही बैटरी की हेल्थ और चार्ज डिस्चार्ज साइकिल जैसा डायनामिक डेटा भी होगा। इसका असली फायदा क्या होगा? इससे बैटरी के दोबारा उपयोग और कुशल रिसाइकलिंग में बहुत मदद मिलेगी। समझ गया। चलिए अब एक और योजना की बात करते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैदराबाद में एक अत्याधुनिक रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यानी RAS सुविधा का उद्घाटन करने वाले हैं। RAS एक ऐसी तकनीक है जिसमें पानी को फिल्टर करके बार बार इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मतलब पानी की बर्बादी कम होती है? बिल्कुल। इस विधि का उपयोग कम से कम जमीन और पानी का उपयोग करके मछली की उच्च घनत्व वाली खेती के लिए किया जाता है। ये एक बंद लूप टैंक आधारित प्रणाली है जिससे जैव सुरक्षा में भी सुधार होता है। और इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है? हाँ, यही इसकी खासियत है। चलिए अब आखिरी खंड यानी संस्कृति और इतिहास पर आते हैं। एक अजीब खबर में एक व्यक्ति ने हाल ही में तिरुपति में श्री गोविंदराजा स्वामी मंदिर के मुख्य गोपुरम पर चढ़ाई की। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित है और भगवान विष्णु के एक रूप गोविंदराजा स्वामी को समर्पित है। ये काफी पुराना मंदिर है शायद? जी, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चोलों द्वारा किया गया था और बाद में विजयनगर के राजाओं ने इसका विस्तार किया। प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानुजाचार्य ने 1130 ईस्वी में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। और इसकी वास्तुकला? इसकी वास्तुकला में द्रविड़ और विजयनगर शैलियों का सुंदर मिश्रण है। इसका 7 मंजिला बाहरी गोपुरम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगली खबर, हाल ही में प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रानी वेलु नाचियार 1730-1796 वर्तमान तमिलनाडु में शिव गंगा की 18वीं शताब्दी की रानी थीं।
उन्हें वीर मंगई के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, जिसका मतलब है बहादुर महिला। राइट। वे हथियार चलाने, घुड़सवारी और पारंपरिक मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित थीं। हाँ। उन्होंने मैसूर के हैदर अली जैसे नेताओं के साथ रणनीतिक गठबंधन किया और एक महिला बटालियन सहित एक शक्तिशाली सेना बनाई। और उन्हें भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली रानी माना जाता है। बिल्कुल सही। आज की आखिरी खबर, प्रसार भारती मणिपुर में थाडो जनजाति की भाषा में लाइव प्रसारण फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। थाडू जनजाति मुख्य रूप से मणिपुर में इम्फाल घाटी के आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहती है। ये मणिपुर की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जी, वे चीन तिब्बती परिवार की थाडो भाषा बोलते हैं। वे पारंपरिक रूप से झूम यानी स्लैश एंड बर्न कृषि करते हैं। धार्मिक रूप से वे अब ज्यादातर ईसाई हैं। और उनका कोई प्रमुख त्योहार? हाँ, हुन थाडो सांस्कृतिक उत्सव इस समुदाय का एक प्रमुख वार्षिक उत्सव है। तो आज हमने रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे तैमूर मिसाइल से लेकर सफेद पेट वाले बगुले से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं और बैटरी पैक आधार जैसी नई सरकारी पहल तक कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। हाँ, और आज की चर्चा में एक सामान्य सूत्र स्वदेशी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच का द्वंद्व रहा। एक तरफ हमारे पास DLI योजना और हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन जैसी पहल है, तो दूसरी तरफ विकास परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय खतरे भी हैं। और यही आज का विचारणीय प्रश्न है। सोचने वाली बात यह है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, खासकर जब एक तरफ हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन जैसी हरित प्रौद्योगिकियां हैं और दूसरी तरफ कलाई 2 जैसी परियोजनाओं से सफेद पेट वाले बगुले जैसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के आवास को खतरा है। इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।